हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भरत स्टडी पॉइंट। आपको अपने चैनल भरत स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आइए हम लोग यूपी ट्रिपल एसी पीईटी को मद्देनज़र देखते हुए आज हम लोग भारतीय इतिहास के प्राचीन भारत के इतिहास को कवर करेंगे। ठीक है, हम लोग वही क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो कि पिछले वर्ष यूपी ट्रिपल एसी पेट एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, तो इससे पहला क्वेश्चन सिंधु घाटी किस सभ्यता से हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी। तो लोथल की खोज किसने की थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एस.आर. राव ने। ठीक है, इससे संबंधित हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट देते हैं। अहमदाबाद जिले में गुजरात में सरागवाला ग्राम से 80 किलोमीटर दक्षिण में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल की सर्वप्रथम खोज डॉक्टर एस.आर. राव ने वर्ष 1954 में की थी। नेक्स्ट है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, धौलावीरा। ठीक है, इससे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट है, हड़प्पा काल का धौलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित था। यह गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित था। इसे स्थानीय रूप से कोटदाजा टिम्बा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, धौलावीरा को किस नाम से जाना जाता है, तो कोटदा टिम्बा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। इससे संबंधित फैक्ट है, संध्याकालीन अर्थव्यवस्था चिंतित कृषि अधिवेशन अधिशेष पशुपालन तस्करी एवं तथा आंतरिक और विदेश व्यापार पर आधारित थी। यहाँ से प्राप्त वनस्पति अवशेष के आधार पर कहा जा सकता है कि ये लोग गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, चावल की खेती करते थे। सर्वप्रथम कपास की उत्पादन सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही किया था। यूनानी इसे सिडोन कहते थे। कपास की खेती को यूनानी क्या कहते थे, तो सिंडोन कहते थे, क्योंकि इसकी उत्पत्ति सिंधु में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, माउंट ऑफ द डेड। तो मोहनजोदड़ो सिंधु का एक केंद्रीय नगर था जिसकी खोज राखलदास बनर्जी ने वर्ष 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होगा, माउंट ऑफ द डेड। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो लरकाना जिला में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सुरकोटदा में। सिंधु घाटी में घोड़े की अस्थियों के अवशेष सुरकोटदा गुजरात में स्थित पुरातात्विक स्थल से मिले हैं। राणा घुंडई से घोड़े के दांत तथा लोथल एवं मोहनजोदड़ो से प्राप्त की मृण मूर्तियाँ मिली हैं। देखिए, यह सभी क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एसी पेट द्वारा पूछे गए हैं। अब हम वैदिक संस्कृति से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है। तो उपवेद कौन सा नहीं है, तो योगवेद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। उपवेद मुख्यतः 4 हैं, आयुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद एवं स्थापत्य वेद और शस्त्र वेद या धनुर्वेद। यजुर्वेद चिकित्सा से, गंधर्व नृत्य से, संगीत से,
शिल्प वेद भवन निर्माण से तथा शस्त्र शास्त्र वेद युद्ध की शैलियों से संबंधित है। नेक्स्ट है वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? तो वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्षा व चक्रवात के देवता हैं। ऋग्वेद में सबसे प्रतापी देवता इंद्र हैं, जिन्हें पुरबंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। इंद्र आर्यों के युद्ध में नेता के रूप में चित्रित हैं, जिनसे असुरों से लड़ने में आर्य सैनिकों का नेतृत्व किया और उन्हें विजय दिलाई। ऋग्वेद में इंद्र पर 250 सूक्त हैं। वह बादल के देवता माने गए हैं जो वर्षा कराते हैं। नेक्स्ट है पंचगव्य से निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तुलसी। गाय के दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर से निर्मित पदार्थ पंचगव्य कहलाता है। आयुर्वेद में इसे औषधि की मान्यता प्राप्त है। तुलसी पंचगव्य का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थ्री, शतपथ ब्राह्मण। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में हुआ है। इसमें सूदखोर को कुशीदीन कहा गया है। सूदखोर को क्या कहा गया है? तो कुशीदीन कहा गया है। नेक्स्ट है शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण खाली स्थान के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। तो इसका राइट आंसर होगा यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। शुक्ल यजुर्वेद के रचयिता वाजस्नेय याज्ञवल्क्य माने जाते हैं। नेक्स्ट है वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्राह्मण कहलाते हैं। वेदों में गद्य प्रकरण ब्राह्मण कहलाते हैं। ऋग्वेद में ब्राह्मण ग्रंथ, ऐतरेय व कौशिकी यजुर्वेद के शपथ को तैत्तिरीय सामवेद का पंचविंश व अथर्ववेद का गोपथ कहते हैं। नेक्स्ट है प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। ठीक है। प्राचीनतम वेद ऋग्वेद, अन्य तीन वेद यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद हैं। ऋग्वेद में यज्ञ देवताओं का आह्वान करने के लिए मंत्र हैं। यह सनातन धर्म का आरंभिक स्रोत है। इसके सूक्तों की संख्या 1028 है तथा मंत्रों की संख्या 10,552 है, जिसमें देवताओं की स्तुति की गई है। इसमें 10 मंडल हैं। नेक्स्ट है ऋग्वेद में चिन्हित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सावित्री। इससे संबंधित हम लोग फैक्ट देखते हैं। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र सावित्री देवता या सूर्य को समर्पित है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल को गायत्री मंत्र का वर्णन है, जिसे विश्वामित्र द्वारा रचित माना जाता है।
नेक्स्ट है, रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भरत की। रामायण में मांडवी भरत की पत्नी थी, जबकि सीता भगवान राम की और उर्मिला लक्ष्मण की तथा सूत्रकृति शत्रुघ्न की पत्नी थी। नेक्स्ट है, महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 18 दिन तक। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य हस्तिनापुर साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ा गया था। यह 18 दिन तक युद्ध चला, यह लड़ा गया। ठीक है, अब हम लोग बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध, ठीक है, जीवन एवं शिक्षाएं से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बोध गया। प्रसिद्ध बौद्ध स्थल बोधगया निरंजना नदी के किनारे स्थित है। बोधगया की में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसके पश्चात वह बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। तभी से यह स्थल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा इस शहर को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। नेक्स्ट है, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान की प्राप्ति किया था। नेक्स्ट है, ज्ञान प्राप्ति करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाने लगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध को बुद्ध के नाम से देखे जाने लगा। नेक्स्ट है, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महाबोधि मंदिर समूह से। ठीक है, गौतम बुद्ध को बोध गया वर्तमान में महाबोधि मंदिर समूह में ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस ज्ञान का प्रवर्तन प्रचार का आरंभ धर्म चक्र प्रवर्तन उन्होंने ऋषिपतन सारनाथ वाराणसी में किया था। नेक्स्ट है, बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध को मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में परिनिर्वाण ज्ञान के प्राप्त हुआ था। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बोधगया उरुवेला में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऋषिपतन सारनाथ में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया है, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है, उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कुशीनगर। नेक्स्ट है, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सारनाथ में। बुद्ध ने अपना पहला धर्मादेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी थी, तो कहाँ रखी थी? तो सारनाथ में रखी थी। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश सारनाथ में दिया था। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया था, जिसे बौद्ध धर्म के धर्म चक्र प्रवर्तक कहा गया। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने खाली स्थान में धम्मचक्कपवत्तन सूत्र, धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया, तो कहाँ दिया है? तो सारनाथ में। नेक्स्ट है, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3 फोल्ड बाष्टे कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? तो अधिगम पीटक था, सूत पिटक था और विनय पिटक था। और कौन सा नहीं था? तो उपसका पिटक नहीं था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक या थ्री-फोल्ड बास्केट कहा जाता है, जिसमें शामिल है सूत पिटक, विनय पिटक तथा अधिगम पिटक। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के मुख्य ग्रंथ हैं। इनकी मुख्य पाली भाषा है। नागार्जुन कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक बौद्ध दार्शनिक थे। नागार्जुन कौन थे? तो एक बौद्ध दार्शनिक थे। नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। वे कुषाण शासक कनिष्क के समकालीन थे। उन्होंने प्रज्ञापारमिता सूत्र की रचना की, जिसमें शून्यवाद, क्षपेशवाद या प्रतिपादन किया गया है। वे माध्यमिक दर्शन के प्रमुख आचार्य थे। नेक्स्ट है, भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वाराणसी। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार वाराणसी काशी विश्व का सबसे प्राचीनतम शहर है। बुद्ध काल में वाराणसी काशी राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट है, राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जीवक। जीवक प्राचीन भारत के प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। ये गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक तथा बिंबिसार के चिकित्सक भी थे। बिंबिसार मगध का राजा था तथा अज्ञातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। यह सभी क्वेश्चन आपके यूपी त्रिपुरा पेट की एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चनों के नीचे सभी का दिया गया है डेट कि कौन सा प्रश्न कब पूछा गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं जैन धर्म, महावीर धर्म, जीवन एवं शिक्षाएं। ठीक है, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, पहले जैन तीर्थकर कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऋषभ थे। पहले जैन तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभ थे। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक ऋषभदेव या आदिनाथ माने जाते हैं। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे।
तथा महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, जिन्होंने 6ठी शताब्दी में ईसा पूर्व में जैन आंदोलन का प्रवर्तक किया। तो यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर थे? तो 24 थे। पहले तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। तीसरे तीर्थकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। ठीक है। और 24वें तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी जैन थे। ठीक है। जैन धर्म की का संस्थापक या प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो ऋषभदेव को माना जाता है। नेक्स्ट है 24वें जैन तीर्थकर में से अंतिम तीर्थकर थे तो कौन थे? महावीर थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है जैन धर्म में त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें निवारण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण है। जैन धर्म के त्रिरत्न सही विश्वास, सम्यक दर्शन, सही ज्ञान, सम्यक ज्ञान और सही आचरण, सम्यक आचरण। जैन धर्म में सत्य या अर्थार्थ में विश्वास को सम्यक दर्शन, वास्तविक ज्ञान को सम्यक ज्ञान तथा सुख दुख में समभाव को ही सम्यक आचरण कहा गया है। जैन धर्म में कैवल्य की प्राप्ति जीव का अंतिम लक्ष्य है। नेक्स्ट है मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है, कैवल्य किसका अर्थ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। जैन धर्म के अनुसार मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य कैवल्य की प्राप्ति है। उपरोक्त विकल्पों में कैवल्य का समय इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने से स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि इच्छाओं पर विजय प्राप्ति के बिना कैवल्य संभव नहीं है। अब हम लोग देखते हैं मौर्य वंश और सम्राट अशोक से संबंधित प्रश्न। ठीक है। तो पहला प्रश्न है मेगास्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है, वह मूल रूप से किस देश के थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रीस के थे। मेगास्थनीज मूलतः ग्रीस यूनान का निवासी था, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया था। मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था? तो इंडिका था। नेक्स्ट है विशाखदत्त द्वारा मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संस्कृत में लिखी गई है। विशाखदत्त द्वारा मुद्रा राक्षस संस्कृत भाषा का नाटक है, जिसकी रचना 4वीं शती के उत्तरार्ध एवं 5वीं शती के पूर्वार्ध में की गई थी। इसे हिंदी में अनुदित करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्राप्त है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। नाटक में चंद्रगुप्त को बीरसल या कुलहीन कहा जाता गया है। ढूंढीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी थी। नेक्स्ट है सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 13वें। कलिंग तथा उसके परिणामों के विषय में अशोक के 13वें शिलालेख में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक में 8 वर्ष बाद 261 ईस्वी में कलिंग पर आक्रमण किया। विजयोपरांत कलिंग में 2 अधीनस्थ प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए। पहला उत्तरी केंद्र जिसकी राजधानी तोसली थी और दूसरा दक्षिणी केंद्र जिसकी राजधानी जगौड है।
नेक्स्ट है, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंगपुरी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? तत्तोसली थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तोसली कहाँ पड़ता है? तो उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा अशोक के समय राज्याधीन नहीं था? तो इसका राइट आंसर होगा कामरूप, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शाहबाजगढ़ी। अशोक ने 14 बृहद शिलालेख विभिन्न राजकीय शासनादेश हैं जो 8 भिन्न भिन्न राज्यों से प्राप्त किए गए हैं। अशोक के शाहबाजगढ़ी तथा मानसेहरा अभिलेख अन्य लेखकों के विपरीत खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं जो ईरानी अरामीक से उत्पन्न हुई थी। शाहबाजगढ़ी आधुनिक पाकिस्तान में पेशावर जिले में यूसुफजई तहसील में स्थित है। नेक्स्ट है, अशोक के प्रधान शिलालेख में सबसे बड़ा शिलालेख है? तो 13वां शिलालेख है। अशोक के प्रधान शिलालेख 13वां शिलालेख सबसे बड़ा है। इसमें अशोक के कलिंग विजय राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद का वर्णन है तथा इसकी तुलना में धम्म विजय को अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है स्तंभ। मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान स्तंभों को माना जाना चाहिए जिनमें से अशोक द्वारा धर्म के प्रचार हेतु स्थापित कराए गए एकात्मक स्तंभ विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अशोक के एकात्मक स्तंभों का सर्वोत्कृष्ट नमूना सारनाथ का चिन्ह स्तंभ शीर्ष है। नेक्स्ट है, अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष खाली स्थान एक स्तंभ पर था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सारनाथ। सम्राट अशोक का एक स्तंभ सारनाथ में स्थित है जिसे अशोक महान ने बनवाया था। सारनाथ स्थित स्तंभ के शीर्ष पर 4 शेर बैठे हैं और सभी की पीठ एक दूसरे से सटी हुई है। सारनाथ के अशोक स्तंभ को भारत ने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है। अशोक स्तंभ के निचले भाग में स्थित चक्र को भारतीय तिरंगों के मध्य भाग में रखा गया है। नेक्स्ट है, मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खाली स्थान पर निर्भर थी। तो किस पर निर्भर थी? तो कृषि अर्थव्यवस्था पर निर्भर थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि अर्थव्यवस्था थी। भूमि कर जिसे भाग कहा जाता था राजस्व का प्रमुख प्रकार था। यह उत्पादन का 1/6 होता था। नेक्स्ट है, देवनाम पीरियड नाम किससे दिया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, अशोक को दिया गया था। देवनाम पीरियड मौर्य शासक अशोक को कहा जाता था। अशोक को प्रियदर्शमिक भी कहा जाता था। अशोक का नाम मास्की, गुर्जरा नेतुर, उदगोलम के अभिलेखों से मिलता है। अशोक को धम्म नीति एवं कलिंग युद्ध के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है। ठीक है, ये रहा हमारा आज का सेशन। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। जय हिंद, वंदे मातरम।